Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Osman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and we are discussing chapter number 6 FSC part 1. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get hold of my videos live on YouTube. Article for today is the covalent radii. कोवलेंट रेडियाई क्या होता है? अगर दो सिमिलर एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, दो सिमिलर एटम्स जो हैं उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो तो उसका हाफ डिस्टेंस ले लें टोटल डिस्टेंस का, तो उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट रेडियस. इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of distance between nuclei of two similar, एक जैसे covalently bonded atoms. अगर दो एक जैसे एटम्स हों और उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो, से हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होता है वो 175 पिकोमीटर होता है. तो ये जो फासला है ये कैसे मालूम किया जाता है? ये एटॉमिक साइज में हम पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से, एक्स रेज डायफ्रैक्शन से. तो उसका अगर हम ले लेंगे हाफ, ले लेंगे हाफ, आधा ले लेंगे, तो ये बनता है हमारे पास 75.5 पिकोमीटर होता है. उसका अगर हम हाफ ले लेंगे तो वो बनता है 37.7 पिकोमीटर. ये हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा? कोवलेंट रेडियस. तो इसका मतलब ये है दो एटमों के न्यूक्लियस में फासला तब नापना है जब वो एक जैसे हों. तो उसका हाफ ले ले तो वो क्या बन जाता है? कोवलेंट रेडियस. से क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हो तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल फासला होता है वो 198 पिकोमीटर होता है. और इसका अगर हम हाफ ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 99 पिकोमीटर ये क्लोरीन का क्या बन जाता है? कोवलेंट रेडियस. तो दो एक जैसे एटम हों, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल फासला होता है, न्यूक्लियाई में फासला कैसे नापा जाता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसके लिए यूनिट इस्तेमाल वही होते हैं, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल होते हैं. और अगर हमारे पास डिसिमिलर एटम होंगे, CCl4, अगर डिसिमिलर एटम होंगे तो फिर हम किसी एटम का कोवलेंट रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? से हमने कार्बन का कोवलेंट रेडियस निकालना है CCl4 में. तो अगर हमने कार्बन का कोवलेंट रेडियस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए हम टोटल इसकी बॉन्ड लेंथ लेते हैं माइनस कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, उसमें से क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस माइनस कर देंगे. इसकी बॉन्ड लेंथ जो है CCl बॉन्ड लेंथ 176 पिकोमीटर होती है, उसमें 99 पिकोमीटर माइनस कर दे, जो बाकी बचेगा 77 पिकोमीटर, ये आ जाएगा कार्बन का कोवलेंट रेडियस. तो ये 77 पिकोमीटर. अगर डिसिमिलर एटम हो तो वो कोवलेंट रेडियस एक एटम का कैसे निकालेंगे? टोटल बॉन्ड लेंथ लेंगे, उसमें से एक का कोवलेंट रेडियस माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो दूसरे का होगा. अब उसके बाद आ जाता है इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में लाइक एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ये जो कोवलेंट रेडियस होता है ये भी टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? ऊपर से नीचे आए तो ग्रुप्स होते हैं. ये भी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जो है ये जो कोवलेंट रेडियस होता है, कोवलेंट रेडियस ये भी दैट विल आल्सो इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा. तो क्यों इंक्रीज होगा? वही वजूहात हैं. क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं
और क्या बढ़ता है दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या होता है। अब उसके बाद आ जाता है ग्रुप के बाद आ जाता है पीरियड। और अगर हम पीरियड में मूव करें, पीरियड में हम किधर मूव करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो है और कोवलेंट रेडियस वो डिक्रीज होता है। मीन शेल्स में कोवलेंट रेडियस जो है वो दैट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होने की वजह क्या है, वही वजह जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या कि शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट दैट विल रिमेन सेम, ये दोनों नहीं बदलते। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ेगी, तो रेडियस डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियस और उसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल।